करने वाले हैं हम गोडाउन समरी के बारे में, गोडाउन समरी एंड टैली। अब गोडाउन समरी का मतलब गोडाउन से रिलेटेड काम करना, यानी कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। कहने का मतलब ये है कि हमारे बिजनेस में हम एक से ज़्यादा गोडाउन रख सकते हैं, इससे ज़्यादा लोकेशन रख सकते हैं। उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। इसे गोडाउन समरी या लोकेशन के नाम से भी जाना जा सकता है, यानी कि मेंटेन मल्टीपल लोकेशन भी बोल सकते हैं या मेंटेन मल्टीपल गोडाउन बोल सकते हैं। टैली में आपको ये दो नामों से मिलेगा, मेंटेन मल्टीपल लोकेशन के नाम से या मेंटेन मल्टीपल गोडाउन के नाम से। काम दोनों का सेम है, ठीक है, फीचर दोनों का सेम है, सिर्फ नाम दोनों के अलग अलग हैं और दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, टैली में आपको ये बता रहा हूँ कि गोडाउन को क्रिएट कैसे किया जाता है। ठीक है, और देखेंगे कहाँ, तो डिस्प्ले करना भी मैं आपको बता दूंगा और मैं एल्टर तथा और डिलीट करना भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे गोडाउन समरी के बारे में, यानी लोकेशन के बारे में। लोकेशन को कैसे क्रिएट करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे एल्टर करना है और कैसे डिलीट करना है। तो सिंपली हम जाएंगे कहाँ पर, टैली में। तो टैली में सबसे पहले आप आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। तो गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जाना है F11, ठीक है। उसके बाद जाना है आपको F2, F11 कंपनी फीचर्स, F2 इन्वेंट्री फीचर्स। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको F11 कंपनी फीचर्स, F2 इन्वेंट्री फीचर्स। ये शॉर्टकट बताया मैंने, आप चाहो तो मैनुअल भी जा सकते हो। उसके बाद यहाँ मिलेगा आपको मेंटेन मल्टीपल लोकेशन। क्या मिलेगा, मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, ये ऑप्शन। ठीक है, इसको आपको यस कर लेना, मैं ऑलरेडी यस किया हुआ है। और यहाँ से आपको कर लेना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अब ये दिखाई कहाँ देगा, तो दिखाई देगा ये आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो ये आपको दिखाई देगा। बैक कर लिया मैंने अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो में। तो इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे आप। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा लोकेशन। ठीक है, याद रखिएगा, पहले भी मैंने आपको बताया, चाहे आप मल्टीपल गोडाउन पे काम करें या मेंटेन मल्टीपल लोकेशन पे काम करें, नाम दोनों के अलग अलग हैं और काम दोनों का सेम है। ठीक है, और दोनों एक ही तरीके से क्रिएट, डिस्प्ले और एल्टर होता है। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करके बता देता हूँ। तो ये जैसे मैंने एक लोकेशन बना ली अपनी, मेरी एक जो गोडाउन है या फिर मेरी एक ब्रांच है वो है भोपाल। ठीक है, तो अंडर जाएगा प्राइमरी। आपको फ़िलहाल इसका कोई भी ऑप्शन का यस यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये ऑप्शन थर्ड पार्टी के साथ काम करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी हम थर्ड पार्टी के साथ नहीं, हम खुद के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो इसलिए फ़िलहाल कोई भी लोकेशन पे यहाँ पर नहीं बनेगा। तो जैसे मैंने यहाँ दे दिया इंदौर, ये दूसरी लोकेशन मैंने बना ली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक दूसरी लोकेशन बना ली, अंडर प्राइमरी रख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे तीसरी लोकेशन बना ली। तो तीसरी लोकेशन में मैंने अंडर प्राइमरी रख दिया। ये तीनों लोकेशन बना लिए मैंने आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन लोकेशन के साथ परचेस कैसे किया जाता है। तो इन लोकेशन के साथ परचेस करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए स्टॉक आइटम। तो मैं स्टॉक आइटम बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बना लिया एक रियलमी, एक मोबाइल फ़ोन बना लिया Realme 5। अंडर जाएगा मोबाइल। याद रखिएगा मैं शॉर्टकट की का यूज़ कर रहा हूँ अल्ट के साथ सी, शॉर्टकट तरीके से बनाने के लिए। तो मैं अल्ट के साथ सी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मेरे को शॉर्टकट से मैं इसको बना लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कर लिया हमने एक्सेप्ट। ठीक है, और मैं एक और बना ले रहा हूँ Nokia 5। ठीक है, ये भी मोबाइल है और ये भी साइड में मिलेगा, एक्सेप्ट। इसके बाद आपको एक बार ये देख लेना है कि आपकी जो परचेस और सेल की लेज़र है उसमें इन्वेंट्री वैल्यू यस है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये देख ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सेल्स की लेज़र है नहीं मेरे पास, परचेस की लेज़र है क्या, तो गुड्स परचेस की लेज़र है, इसमें इन्वेंट्री वैल्यू नो नहीं है, तो यस कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई सेल्स की लेज़र में इन्वेंट्री यस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ से सेल्स अकाउंट इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। ठीक, इसके बाद मैं आपको परचेस करके बता देता हूँ परचेस कैसे दिखाई देगा। तो F9 परचेस वाउचर अल्टर के साथ आई। ठीक है, और यहाँ पे मैं कैश में परचेस कर ले रहा हूँ।
ये परचेस की लेज़र ऑलरेडी आ गई है मेरे पास। तो यहाँ नोकिया 5 परचेस कर रहा हूँ मैं। कहाँ रखूँ उसको, तो मैंने रखा इंदौर में 5 सेट पर का रेट 5,000 रुपये, ठीक है। और इसके बाद मैंने दूसरा परचेस किया Realme 5 नॉट एप्लीकेबल, और इसे रखा मैंने भोपाल में, ठीक है। ये भी 5 सेट पर का रेट 6,000 रुपये, और यहाँ पे कर लिया इसको एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको चेक करना है कहाँ पे, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में तो ये क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको गोडाउन वाइज यानी कि लोकेशन वाइज चेक करना है तो उसके लिए जाना पड़ेगा डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, लोकेशंस। आप किस लोकेशन पे क्या रखा है तो 1 बाय 1 करके आप चेक कर सकते हो। 5 सेट रखे हुए मोबाइल के यहाँ पे Realme 5 के, और यहाँ पे इंदौर में रखे हुए 5 सेट नोकिया 5 के, ठीक है। तो ये है गोडाउन समरी, ठीक है। ये आपका सेकंड यूनिट का टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था ये सेकंड यूनिट का। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे बताऊंगा। आज की क्लास में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखने वाले हैं रिपोर्ट्स के बारे में। तो रिपोर्ट्स का मतलब, टैली में रिपोर्ट्स का मतलब होता है हमारे द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं या फिर जो भी अकाउंट्स में एंट्री की जाती है उनका इफेक्ट कहीं ना कहीं बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रायल बैलेंस और रेशो एनालिसिस पे पड़ता है। तो रिपोर्ट्स का मतलब यही इन्हीं से लगाया जाता है। रिपोर्ट्स क्या होते हैं, रिपोर्ट्स एक तरह के स्टेटमेंट होते हैं जो हमारी वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं। कहने का मतलब जैसे हम रिपोर्ट्स की बात करें तो हमारे द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन किया गया है उसका इफेक्ट हमें रिपोर्ट्स में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से हमारा आशय ऐसे स्टेटमेंट से है जो कि एक निश्चित तारीख पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। अर्थात बैलेंस शीट व्यापारी को आर्थिक स्थिति का विवरण होता है। कहने का मतलब यह है कि बैलेंस शीट के हमारे द्वारा, जैसे मान लीजिए कि हमने एक महीने के पूरे ट्रांजैक्शन कर लिए, उसके बाद अगर यदि हम बैलेंस शीट देखें तो वह हमारे एक महीने के व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शा देगा कि हाँ हमने एक महीने में इतना प्रॉफिट कमाया, इतना लॉस कमाया, यहाँ पर हमने इतने खर्चे किए हैं या फिर हमने इतना प्रॉफिट यहाँ पे कमाया। नेक्स्ट यहाँ पर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है यहाँ पर ये इसके द्वारा हमारे द्वारा जो भी खर्चे किए जाते, कहने का मतलब यह है कि हमारे द्वारा जो भी खर्चे किए गए, हमारे द्वारा जो भी इनकम प्राप्त की गई वो इसके द्वारा दर्शाई जाती है। कहने का मतलब ये कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ ऐसा अकाउंट होता है जिसके द्वारा वित्तीय स्थिति के साथ साथ ये बताया जाता है कि कहाँ पर आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया और कहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। किसी कंपनी में वर्ष के अंत में सभी खर्चों की आपूर्ति के बाद होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को निर्धारित करने के लिए जो अकाउंट तैयार किया जाता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय में शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की जानकारी प्राप्त करना होता है, क्योंकि व्यापारी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो पक्ष होते हैं, एक साइड डेबिट होता है और दूसरा साइड क्रेडिट होता है। डेबिट पक्ष में व्यापार के सभी अप्रत्यक्ष खर्च यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं, ठीक है, तथा क्रेडिट पक्ष में अप्रत्यक्ष आय दिखाई जाती है यानी कि इनडायरेक्ट इनकम लिखी जाती है। इसके बाद दोनों पक्षों का योग लगाया जाता है। अगर डेबिट साइड का योग क्रेडिट साइड से कम होता है तो लाभ होता है, जिसे शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट कहा जाता है, ठीक है। यदि क्रेडिट पक्ष का साइड का योग कम होता है तो हानि होती है, यानी जिसे हम शुद्ध हानि कहते हैं, यानी कि नेट लॉस कहा जाता है। तो पहले मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो बैलेंस शीट हम टैली में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बैक कर रहा हूँ। बैलेंस शीट आपको मिलेगी कहाँ, बैलेंस शीट मिलेगी सबसे पहले आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पे। तो गेटवे ऑफ टैली पे आपको रिपोर्ट्स नाम का एक सेक्शन दिखाई देगा या मेन्यू दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट मिलेगी, तो आप बैलेंस शीट पे एंटर करेंगे। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं। जो लेफ्ट साइड होता है वो होता है लाइबिलिटीज, और जो राइट साइड होता है वो होता है एसेट्स। लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व और एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। दायित्व का मतलब होता है कि हमारे द्वारा जो भी दायित्व चुकाए जाने हैं, ठीक है।
और एसेट्स का मतलब होता है हमारे द्वारा हमारी जो भी संपत्तियां हैं, यानी कि जो करंट एसेट्स हैं और फिक्स एसेट। करंट एसेट और फिक्स एसेट में क्या फ़र्क होता है? फिक्स एसेट स्थायी संपत्ति होती है। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में खरीदी गई शॉप, आपका फर्नीचर, आपकी मशीनरी, ठीक है। और करंट एसेट्स में आते हैं हाथ में रखा हुआ पैसा, बैंक में रखा हुआ पैसा, क्लोजिंग स्टॉक, आपके सैलरी डेप्टर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको लोन लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज दिखाई दे रही हैं, तो करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है आपके द्वारा जो भी उधार माल खरीदा गया, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप उस व्यक्ति के पैसे नहीं चुकाओगे, कभी ना कभी उसके पैसे जरूर चुकाओगे। तो जब आप पैसे चुकाओगे तो जो आपके द्वारा करंट लाइबिलिटीज आपको देनी है वो याद दिलाएगा करंट लाइबिलिटीज वाला सेक्शन। यानी करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है, आप कह सकते हो आपकी उधारी या फिर आपके दायित्व, यानी चालू दायित्व। करंट का मतलब होता है चालू, यानी कि कैश में आपको पे करना है, ठीक है। तो और लोन लाइबिलिटीज का मतलब आपके द्वारा लिया गया लोन, ठीक है। तो लोन आप लोगे तो लोन का पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। और यहीं पर आपको दिखाई देता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक मात्र इसलिए है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमने 50 लाख रुपए लगाए हैं, जिसमें से हमारे पास 49,9500 बचे हैं, ठीक है। 49,19,500 बचे हुए हैं, जिसमें से 5,000 मैंने खर्चा कर दिया, तो 5,000 का मुझे लॉस हो रहा है। तो यदि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाला सेक्शन जो है इस एसेट्स के साइड में दिखाई देता है तो आपको लॉस हो रहा है। यदि ये यहाँ पर दिखाई देता तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये बताता भी कि हमें प्रॉफिट कैसे हो रहा है और कैसे लॉस हो रहा है। जैसे अभी मेरे को पता पड़ गया कि हाँ, हमने 50 लाख रुपए लगाए थे, जिसमें 49 लाख और 95,000 है, और 50,000 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए होंगे। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर गया और मैंने यहाँ पे इंटर किया, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे को यहाँ मिल गया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि दो तरह के इसमें साइड होते हैं। तो यहाँ पर एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाई जाते हैं और आपकी इनडायरेक्ट इनकम दिखाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमें सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं। अगर मुझे कोई प्रॉफिट मिल जाता है तो यहाँ पर मेरे को लाभ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एंट्री करके आपको बता दे रहा हूँ। तो मान लीजिए जैसे मेरे को यहाँ पर कुछ पैसा रिसीव हुआ। कैसे रिसीव हुआ? तो ये कैश में रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसिप्ट के नाम से, रिसीप्ट के नाम से, ठीक है। अंडर जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, और यहाँ पे मैं कॉस्ट सेंटर नो कर दे रहा हूँ, एक्सेप्ट। और ये मेरे को 6,000 रुपये का इंटरेस्ट रिसीव हुआ। तो ये दिखाई देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया तो हमारे जो डेबिट वाली साइड है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के हो रहे हैं? 5,000 रुपये के। और इनडायरेक्ट इनकम कितने की हो रही है? 6,000 रुपये की, ठीक है। तो हमें कितने का नेट प्रॉफिट हो रहा है? 1,000 रुपये का। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यदि अगर मैं इनकम कम कर दूं और एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो हमें लॉस हो जाएगा। तो जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे कि मुझे 4,000 रुपये के प्रॉफिट एंड लॉस प्राप्त हुए, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा यानी 5,000 रुपये, और इनडायरेक्ट इनकम कितनी है? 4,000 रुपये, यानी नेट लॉस कितने का हो रहा है? 1,000 रुपये का। तो ये होता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन, रेशो एनालिसिस, ठीक है। तो रेशो एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो रेशो एनालिसिस जो है वो हमारा एक प्रकार का, ये भी एक रिपोर्ट होता है। रेशो एनालिसिस क्या करता है? वित्तीय विश्लेषण के लिए रेशो एनालिसिस एक शक्तिशाली उपकरण है। किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सार्थक विश्लेषण करना रेशो के उपयोग से ही संभव होता है। रेशो आंकड़ों का एक ऐसा सेट होता है जिसकी तुलना दूसरे सेट से की जाती है। यह ऐसे अनेक रेशो होते हैं जिनकी गणना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिंगल सेट से ही की जा सकती है। रेशो की गणना का उद्देश्य पर आधारित होती है, जिसके लिए रेशो की आवश्यकता होती है। कभी कभी सिंगल रेशो से भी कुछ जानकारी दे सकता है, परंतु व्यापक
विश्लेषण करने के लिए आपस में संबंधित रेशो के सेट को विश्लेषित किए जाने की आवश्यकता होती है। तो रेशो एनालिसिस का मतलब होता है कि हमारे द्वारा जो भी खर्चा किया गया है या फिर जो भी, तो उसे वो रेशो में दिखाता है। तो रेशो में दिखाता कैसे है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे एक रेशो एनालिसिस का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेशो एनालिसिस दिखाएगा। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिखा रहा है जो हमारे पास अभी बची हुई है, ठीक है। करंट रेशो अभी 0:1 का बता रहा है ये, ठीक है। कैश इन हैंड तो ये इसका रेशो दिखा रहा है यानी क्विक रेशो। बैंक अकाउंट तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का ही ये दोनों का साथ में ही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये रेशो एनालिसिस होता है। यहाँ पे देखिए जैसे माइनस में दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और तो ये डिपेंड करेगा आपकी व्यापारिक स्थिति के ऊपर, ठीक है। तो बैक कर लेता हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है ट्रायल बैलेंस। तो हम बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो ट्रायल बैलेंस कहाँ मिलेगा आपको? तो ट्रायल बैलेंस मिलेगा डिस्प्ले, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस होता क्या है? जब किसी कंपनी में लेन देन होता है तो उन लेन देनों को जर्नल में लिखा जाता है और फिर जर्नल के समस्त बैलेंस के लेन देन की लेजर को में पोस्टिंग की जाती है। लेकिन पोस्टिंग के बाद यह जानना आवश्यक होता है कि लेज़र की गई पोस्टिंग सही है या नहीं है। तो यह जांच करने के उद्देश्य से एक लिस्ट बनाई जाती है जिसे ट्रायल बैलेंस कहता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमारे द्वारा जो भी लेन देन किया जाता है वो जर्नल वो लेज़र के द्वारा किए जाते हैं। लेज़र में आप उसके बाद ट्रांजैक्शन करते हो। अब ट्रांजैक्शन आपने सही किया या नहीं किया वो आपको कैसे पता पड़ेगा? तो वो आपको पता पड़ेगा ट्रायल बैलेंस के द्वारा। तो आप ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैंने कैपिटल लगाई है तो कैपिटल मैंने सही लगाई क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रही है। करंट एसेट्स यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं। इनडायरेक्ट इनकम ये भी क्रेडिट होगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी डेबिट होंगे। तो ये मैंने बिल्कुल सही किया हुआ है क्योंकि जो करंट कैपिटल अकाउंट है वो हमने लगाया तो वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, जबकि जो करंट एसेट्स है वो डेबिट हुई है, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम हमें प्राप्त हुई है तो ये क्रेडिट हुई है, और एक्सपेंसेस हमने पे किए तो ये हमें जा रहे हैं हमारे पास से, इसलिए ये इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये ट्रायल बैलेंस होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और लेजर्स और ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताऊँगा। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स बुक के बारे में। अब अकाउंट्स बुक होती क्या है वो टैली में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अकाउंटिंग में जो भी कंपनी द्वारा किए गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हिसाब यानी कि डेटा रिकॉर्ड जिन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट कहा जाता है, यानी अकाउंट्स बुक कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि सेल्स के ट्रांजैक्शन सेल बुक में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, और कैश के कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। और ये सारी लेजर्स अपने हिसाब से हर एक, जैसे कि परचेस का परचेस में होता है, बैंक का बैंक में होता है, तो ये सारे अपने हिसाब से किए जाते हैं। लेकिन अब इसको बात ये आती है कि इसको टैली में कैसे किया जाता है। तो टैली में करने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई टैली में हम इसको कैसे करेंगे। तो टैली में इसे देखने के लिए, जैसे टैली में अकाउंट्स बुक क्या है, ठीक है। तो टैली में आपको अकाउंट्स बुक देखने के सबसे पहले करना क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अकाउंट्स बुक टैली में कुछ ऐसे दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं गया टैली के अंदर, तो मैं यहाँ टैली ऑन कर लिया मैंने, ठीक है। टैली ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले बैक आ जाता हूँ। तो ये बैक आ गया, ठीक है। बैक आने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले में। कहाँ जाएंगे? गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ आपको मिलेगा अकाउंट्स बुक। क्या मिलेगा? अकाउंट्स बुक, ठीक है। तो फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले पे आप एंटर करेंगे, यहाँ मिलेगा आपको अकाउंट्स बुक। तो अकाउंट्स बुक में चले जाइएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा कैश एंड बैंक बुक। क्या मिलेगा? कैश एंड बैंक बुक। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कैश एंड बैंक बुक के बारे में, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कैश एंड बैंक बुक पे एंटर करेंगे। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो जो भी मैंने कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किए होंगे वो सारे मेरे सामने आ जाएंगे, और बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन किए होंगे वो मेरे सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहले कैश इन हैंड में ये बता रहा है हमें कि 49,74,000, ठीक है।
ये हमने अभी तक जो भी इसमें ट्रांजेक्शन किया आप इंटर करके देख सकते हो, कैश पे और इंटर करोगे तो और इंटर चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब अभी तक मैंने ट्रांजेक्शन किया हुआ। जैसे देखिए सबसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कैश इन हैंड पे इंटर किया, कैश में पहुँचा दिया, फिर इंटर किया, मंथ वाइज दिखा दिया, मंथ वाइज इंटर करने के बाद अब जो पैसा हमने रिसीव किया वो दिखा रहा है, जो हमने खर्चा किया वो दिखा रहा है। फिर से मैंने एक बार कैपिटल और लगाया था, दोबारा भी आप कैपिटल लगा सकते हो, वो फिर से रिसीव हुआ। फिर उसके बाद मैंने 25,000 को बैंक में जमा कर दिया और इंटरेस्ट रिसीव हुआ 4,000। तो ये हमारे द्वारा आया हुआ पैसा है और ये हमारे द्वारा गया हुआ पैसा है। ठीक है, तो ये तो बैंक से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन होता है। उसके बाद आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा SBI बैंक से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी आपको अंदर जाने के लिए। फिर से इंटर करिए और एक बार फिर से इंटर करिए। ठीक है, तो इसके द्वारा आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हाँ आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं। बात ये आती है कि कैश और बैंक का जो टोटल है डेबिट बैलेंस देख सकते हो, और साथ ही साथ बैंक और बुक और बैंक बुक में एंटर करके आप, जैसे कि मैंने बताया कि बैंक बुक में एंटर करके आप अंदर जा सकते हो, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई मतलब यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने इसको क्लियरली बता दिया। तो इस तरीके से आप बैंक जो अकाउंट्स बुक होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। अकाउंट्स बुक में मैंने आपको बैंक और कैश बुक बता दी। अब हम बात करेंगे और लेजर्स के बारे में। और लेजर्स, तो लेजर्स आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। लेजर्स आप अपनी मर्ज़ी से बनाने का मतलब ये होता है कि हम उन्हीं लेजर्स को बनाएंगे जिनकी हमें ज़रूरत होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं किसी से उधार माल खरीदता हूँ तो ही मैं लेनदार की लेजर बनाऊँगा, अगर मैं नहीं खरीदता हूँ तो मैं नहीं बनाऊँगा। अगर मैं किसी को उधार माल बेचूंगा तो ही मैं डेप्टर की लेजर बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। तो ऑल लेजर्स आप देखोगे कहाँ, तो जो आपने लेजर्स, ऑल लेजर्स से हमारा मतलब है कि जो लेजर्स आपने बनाई हैं। अब कहने का मतलब ये है कि टैली में मैं गया और मैंने यहाँ पे सिर्फ लेजर्स में गया और यहाँ पे जितनी भी लेजर्स मैंने बनाई हैं वो सारी दिख जाएंगी। तो इसके लिए भी आपको कहाँ जाना है, देखिए डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, लेजर्स, और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। अभी तक यही है मैं लेज़र मैंने बनाई है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस की लेज़र हमें प्री डिफाइंड मिलती है, यानी पहले से बनी मिलती है, तो ये हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैंने कैपिटल, इंटरेस्ट रिसीव, SBI, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, अब हो सकता है कि आपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन किया, आपकी बहुत सारी लेजर्स निकल के आएंगी, लेकिन जहाँ पर भी आपको देखनी है ऑल लेजर्स यहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है उसके बाद ग्रुप समरी। अब ग्रुप समरी क्या होता है, ग्रुप होता है लेजर्स का कलेक्शन। ठीक है, ग्रुप होता है, ग्रुप को आप बोल सकते हैं कलेक्शन, जो कि कलेक्शन के द्वारा क्या कर सकते हो, आप ग्रुप्स के द्वारा लेज़र तैयार कर सकते हो। यदि आपने ग्रुप नहीं है आपके पास तो आप लेज़र बना ही नहीं सकते। लेज़र बनाने के लिए उसका एक नेचर डिफाइन करना पड़ता है, तो वो नेचर ग्रुप के पास होता है। यानी कि अगर आप कोई भी लेज़र, यानी मैं एक लेनदार की लेज़र बना रहा हूँ तो उसको डिफाइन कैसे करूँगा, जैसे मैंने नाम में तो लिख दिया कि रोहित ट्रेडर्स, लेकिन ये क्या है, तो वो डिफाइन करेगा ग्रुप। तो ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ग्रुप देखना है कि मैंने कौन कौन से ग्रुप के साथ काम किया है या फिर कौन कौन से ग्रुप मेरे पास है, जैसे तो दिखाएगा ऑल ग्रुप्स, लेकिन जो ग्रुप के साथ आपने काम किया है वो उसमें ट्रांजैक्शन दिखा देगा। यानी हम देखेंगे अब ग्रुप वाइज ट्रांजैक्शन। तो आपको ग्रुप वाइज ट्रांजैक्शन देखने के लिए डिस्प्ले, स्टेटमेंट, अकाउंट बुक, ग्रुप समरी, तो यहाँ पे ग्रुप समरी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, तो मैंने बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किया तो वो दिखाई देगा बैंक अकाउंट, क्योंकि जो SBI बैंक का अंडर मैंने रखा था, यानी जो ग्रुप रखा था वो बैंक अकाउंट रखा था। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा SBI बैंक। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम वही ट्रांजैक्शन देख पाएंगे जो अभी तक हमने किए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं देखूँ कि मैंने यहाँ पर डिपॉजिट, तो मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस ग्रुप का यूज़ किया ही नहीं अभी तक के लिए। करंट एसेट्स को एंटर करूँगा तो कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट दिखाई दे जाएगा। उसके बाद अगर मैं कैपिटल अकाउंट एंटर करता हूँ तो कैपिटल दिखाई दे जाएगी, और इसके बाद अगर मैं कैश इन हैंड एंटर करता हूँ तो यहाँ पर कैश इन हैंड में रखा हुआ पैसा मुझे दिख जाएगा, यानी कैश इन हैंड से रिलेटेड सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा था, बताया मैंने आपको अकाउंट्स बुक, कैश बुक, ठीक है, और इसमें बैंक बुक बताइए और लेजर्स बताइए और ग्रुप समरी बताइए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा
तो इसमें आपको यहाँ पर इस टॉपिक में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखने वाले हैं रिपोर्ट्स के बारे में। तो रिपोर्ट्स का मतलब टैली में रिपोर्ट्स का मतलब होता है हमारे द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, यहाँ पर जो भी अकाउंट्स में एंट्री की जाती है, उनका इफेक्ट कहीं ना कहीं बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रायल बैलेंस और रेशो एनालिसिस पे पड़ता है। तो रिपोर्ट्स का मतलब यही इन्हीं से लगाया जाता है। रिपोर्ट्स क्या होते हैं? रिपोर्ट्स एक तरह के स्टेटमेंट होते हैं जो हमारी वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं। कहने का मतलब जैसे हम रिपोर्ट्स की बात करें तो हमारे द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन किया गया है उसका इफेक्ट हमें रिपोर्ट्स में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से हमारा आशय ऐसे स्टेटमेंट से है जो कि एक निश्चित तारीख पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। अर्थात बैलेंस शीट व्यापारी को आर्थिक स्थिति का विवरण होता है। कहने का मतलब यह है कि बैलेंस शीट के हमारे द्वारा, जैसे मान लीजिए कि हमने एक महीने के पूरे ट्रांजैक्शन कर लिए, उसके बाद अगर यदि हम बैलेंस शीट देखें तो वह हमारे एक महीने के व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शा देगा कि हाँ, हमने एक महीने में इतना प्रॉफिट कमाया, इतना लॉस कमाया, यहाँ पर हमने इतने खर्चे किए हैं या फिर हमने इतना प्रॉफिट यहाँ पे कमाया। नेक्स्ट यहाँ पर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है यहाँ पर ये इसके द्वारा हमारे द्वारा जो भी खर्चे किए जाते, कहने का मतलब ये है कि हमारे द्वारा जो भी खर्चे किए गए, हमारे द्वारा जो भी इनकम प्राप्त की गई, वो इसके द्वारा दर्शाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ ऐसा अकाउंट होता है जिसके द्वारा वित्तीय स्थिति के साथ साथ ये बताया जाता है कि कहाँ पर आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया और कहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। किसी कंपनी में वर्ष के अंत में सभी खर्चों की आपूर्ति के बाद होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को निर्धारित करने के लिए जो अकाउंट तैयार किया जाता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय में शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की जानकारी प्राप्त करना होता है, क्योंकि व्यापारी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो पक्ष होते हैं, एक साइड डेबिट होता है और दूसरा साइड क्रेडिट होता है। डेबिट पक्ष में व्यापार के सभी अप्रत्यक्ष खर्चे यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं। ठीक है। तथा क्रेडिट पक्ष में अप्रत्यक्ष आय दिखाई जाती है यानी कि इनडायरेक्ट इनकम लिखी जाती है। इसके बाद दोनों पक्षों का योग लगाया जाता है। अगर डेबिट साइड का योग क्रेडिट साइड से कम होता है तो लाभ होता है, जिसे शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है। यदि क्रेडिट पक्ष का साइड का योग कम होता है तो हानि होती है, यानी जिसे हम शुद्ध हानि कहते हैं, यानी कि नेट लॉस कहा जाता है। तो पहले मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। तो बैलेंस शीट हम टैली में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बैक कर रहा हूँ। बैलेंस शीट आपको मिलेगी कहाँ? बैलेंस शीट मिलेगी, सबसे पहले आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पे। तो गेटवे ऑफ टैली पे आपको रिपोर्ट्स नाम का एक सेक्शन दिखाई देगा या मेन्यू दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट मिलेगी, तो आप बैलेंस शीट पे एंटर करेंगे। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं। जो लेफ्ट साइड होता है वो होता है लाइबिलिटीज और जो राइट साइड होता है वो होता है एसेट्स। लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व और एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। दायित्व का मतलब होता है कि हमारे द्वारा जो भी दायित्व चुकाए जाने हैं। ठीक है। और एसेट्स का मतलब होता है हमारी जो भी संपत्तियां हैं, यानी कि जो करंट एसेट्स हैं और फिक्स एसेट। करंट एसेट और फिक्स एसेट में क्या फर्क होता है? फिक्स एसेट स्थायी संपत्ति होती है। फॉर एग्जांपल, आपके बिजनेस में खरीदी गई शॉप, आपका फर्नीचर, आपकी मशीनरी। ठीक है। और करंट एसेट्स में आते हैं हाथ में रखा हुआ पैसा, बैंक में रखा हुआ पैसा, क्लोजिंग स्टॉक, आपके सैलरी डेप्टर्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको लोन लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज दिखाई दे रही हैं, तो करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है आपके द्वारा जो भी उधार माल खरीदा गया। ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप उस व्यक्ति के पैसे नहीं चुकाओगे, कभी ना कभी उसके पैसे जरूर चुकाओगे। तो जब आप पैसे चुकाओगे तो जो आपके द्वारा करंट लाइबिलिटीज आपको देनी है वो याद दिलाएगा करंट लाइबिलिटीज वाला सेक्शन। यानी करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है, आप कह सकते हो आपकी उधारी या फिर आपके दायित्व यानी चालू दायित्व। करंट का मतलब होता है चालू, यानी कि कैश में आपको पे करना है। ठीक है। तो और लोन लाइबिलिटीज का मतलब आपके द्वारा लिया गया लोन
ठीक है। तो लोन आप लोगे तो लोन का पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। और यहीं पर आपको दिखाई देता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक मात्र इसलिए है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमने 50 लाख रुपए लगाए हैं, जिसमें से हमारे पास 49,9500 बचे हैं, ठीक है। 49,19,500 बचे हुए हैं, जिसमें से 5,000 मैंने खर्चा कर दिया, तो 5,000 का मुझे लॉस हो रहा है। तो यदि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाला सेक्शन जो है इस एसेट्स के साइड में दिखाई देता है तो आपको लॉस हो रहा है। यदि ये यहाँ पर दिखाई देता तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये बताता भी कि हमें प्रॉफिट कैसे हो रहा है और कैसे लॉस हो रहा है। जैसे अभी मेरे को पता पड़ गया कि हाँ, हमने 50 लाख रुपए लगाए थे, जिसमें 49 लाख और 95,000 है, और 50,000 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए होंगे। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर गया और मैंने यहाँ पे इंटर किया, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे को यहाँ मिल गया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि दो तरह के इसमें साइड होते हैं। तो यहाँ पर एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाई जाते हैं और आपकी इनडायरेक्ट इनकम दिखाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमें सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं। अगर मुझे कोई प्रॉफिट मिल जाता है तो यहाँ पर मेरे को लाभ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक एंट्री करके आपको बता दे रहा हूँ। तो मान लीजिए जैसे मेरे को यहाँ पर कुछ पैसा रिसीव हुआ। कैसे रिसीव हुआ? तो ये कैश में रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसिप्ट के नाम से, रिसीप्ट के नाम से, ठीक है। अंडर जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, और यहाँ पे मैं कॉस्ट सेंटर नो कर दे रहा हूँ, एक्सेप्ट। और ये मेरे को 6,000 रुपये का इंटरेस्ट रिसीव हुआ। तो ये दिखाई देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया तो हमारे जो डेबिट वाली साइड है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के हो रहे हैं? 5,000 रुपये के। और इनडायरेक्ट इनकम कितने की हो रही है? 6,000 रुपये की, ठीक है। तो हमें कितने का नेट प्रॉफिट हो रहा है? 1,000 रुपये का, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। यदि अगर मैं इनकम कम कर दूं और एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो हमें लॉस हो जाएगा। तो जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे कि मुझे 4,000 रुपये के प्रॉफिट एंड लॉस प्राप्त हुए, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा यानी 5,000 रुपये, और इनडायरेक्ट इनकम कितनी है? 4,000 रुपये, यानी नेट लॉस कितने का हो रहा है? 1,000 रुपये का। तो ये होता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन, रेशो एनालिसिस, ठीक है। तो रेशो एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो रेशो एनालिसिस जो है वो हमारा एक प्रकार का, ये भी एक रिपोर्ट होता है। रेशो एनालिसिस क्या करता है? वित्तीय विश्लेषण के लिए रेशो एनालिसिस एक शक्तिशाली उपकरण है। किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सार्थक विश्लेषण करना रेशो के उपयोग से ही संभव होता है। रेशो आंकड़ों का एक ऐसा सेट होता है जिसकी तुलना दूसरे सेट से की जाती है। यह ऐसे अनेक रेशो होते हैं जिनकी गणना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिंगल सेट से ही की जा सकती है। रेशो की गणना का उद्देश्य पर आधारित होती है, जिसके लिए रेशो की आवश्यकता होती है। कभी कभी सिंगल रेशो से भी कुछ जानकारी दे सकता है, परंतु व्यापक विश्लेषण करने के लिए आपस में संबंधित रेशो के सेट को विश्लेषित किए जाने की आवश्यकता होती है। तो रेशो एनालिसिस का मतलब होता है कि हमारे द्वारा जो भी खर्चा किया गया है या फिर जो भी, तो उसे वो रेशो में दिखाता है। तो रेशो में दिखाता कैसे है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे एक रेशो एनालिसिस का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेशो एनालिसिस दिखाएगा। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिखा रहा है जो हमारे पास अभी बची हुई है, ठीक है। करंट रेशो अभी 0.1 का बता रहा है ये, ठीक है। कैश इन हैंड, तो ये इसका रेशो दिखा रहा है यानी क्विक रेशो। बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का ही ये दोनों का साथ में ही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये रेशो एनालिसिस होता है। यहाँ पे देखिए जैसे माइनस में दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और तो ये डिपेंड करेगा आपकी व्यापारिक स्थिति के ऊपर, ठीक है। तो बैक कर लेता हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है ट्रायल बैलेंस। तो हम बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो ट्रायल बैलेंस कहाँ मिलेगा आपको? तो ट्रायल बैलेंस मिलेगा डिस्प्ले
यहाँ पे आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस होता क्या है, जब किसी कंपनी में लेन देन होता है तो उन लेन देनों को जर्नल में लिखा जाता है और फिर जर्नल के समस्त बैलेंस के लेन देन की लेजर को में पोस्टिंग की जाती है। लेकिन पोस्टिंग के बाद यह जानना आवश्यक होता है कि लेज़र की गई पोस्टिंग सही है या नहीं है। तो यह जांच करने के उद्देश्य से एक लिस्ट बनाई जाती है जिसे ट्रायल बैलेंस कहता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमारे द्वारा जो भी लेन देन किए जाते हैं वो लेज़र के द्वारा किए जाते हैं। लेज़र में आप उसके बाद ट्रांजेक्शन करते हो। अब ट्रांजेक्शन आपने सही किया या नहीं किया वो आपको कैसे पता पड़ेगा, तो वो आपको पता पड़ेगा ट्रायल बैलेंस के द्वारा। तो आप ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैंने कैपिटल लगाई है तो कैपिटल मैंने सही लगाई क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रही है। करंट एसेट्स यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं। इनडायरेक्ट इनकम ये भी क्रेडिट होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी डेबिट होगी। तो ये मैंने बिल्कुल सही किया हुआ है क्योंकि जो करंट कैपिटल अकाउंट है वो हमने लगाया तो वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, जबकि जो करंट एसेट्स है वो डेबिट हुई है। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम हमें प्राप्त हुई है तो ये क्रेडिट हुई है, और एक्सपेंसेस हमने पे किए तो ये हमें जा रहे हैं हमारे पास से, इसलिए ये इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये ट्रायल बैलेंस होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और लेजर्स और ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताऊंगा। ओके, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, लेजर्स एंड ग्रुप्स के बारे में, और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, लेजर्स के बारे में और ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर ऑलरेडी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। तो कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप के द्वारा वो लेज़र शो किए जाते हैं जो बाउचर में उपयोग किए जाते हैं। इसके दौरान सारे ट्रांजेक्शन उनके बैलेंस शो करते हैं। इस ऑप्शन के द्वारा कॉस्ट सेंटर डिटेल शो होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, लेजर्स एंड ग्रुप करते हैं तो इसके द्वारा आपको कॉस्ट सेंटर में जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है वो लेज़र वाइज और ग्रुप वाइज आपको दिखा सकता है कि उसकी डिटेल में कितना किस कॉस्ट सेंटर के लिए खर्चा किया गया है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आप कैसे जाओगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टैली ERP9। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली पे आपको जाना है, गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले। तो यहाँ पे आप डिस्प्ले पे चले जाओगे। डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में यहाँ मिल जाएगा आपको कॉस्ट सेंटर, और कॉस्ट सेंटर पे आप एंटर करेंगे तो कॉस्ट सेंटर पे आपको मिल जाएगा कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में चले जाएंगे सबसे पहले हम। तो यहाँ पे आपको दिखा हुआ है, आ रहा है भोपाल, इंदौर, सीहोर। ये मैंने आपको कॉस्ट सेंटर बना के बताया था पिछली क्लास में, और मैंने यहाँ पे एंटर किया। तो ये खर्चा किया गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अप्रैल में इतना खर्चा गया किस बाउचर से, पेमेंट बाउचर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप से होता क्या है, वो आपको कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग डिटेल बताने लगता है। कैसे, जैसे मैंने भोपाल पे एंटर किया तो यहाँ पे बता रहा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, यानी खर्चा किया है। कितना खर्चा किया, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस का खर्चा किया। ठीक है, उसके बाद यदि अगर मैं सीहोर की बात करूँ तो इसका परसेंटेज मैंने ज़्यादा रखा था तो यहाँ पे ज़्यादा खर्चा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप से आप क्या कर सकते हो कि डिटेल देख सकते हो। अब लेज़र वाइज और ग्रुप वाइज बात कर लेते हैं। तो लेज़र वाइज हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, लेज़र एंड ग्रुप ब्रेकअप कैसे होता है। ठीक है, तो लेज़र और ग्रुप ब्रेकअप का मतलब है, लेज़र एंड ग्रुप ब्रेकअप ऑप्शन के द्वारा हम लेज़र एंड ग्रुप ऑप्शन का ब्रेकअप कर सकते हैं। वह कॉस्ट सेंटर ग्रुप का व्यू होता है जिसके द्वारा यूज़र अलग अलग कॉस्ट सेंटर के बीच लेज़र को डिवाइड कर उनकी डिटेल देख सकता है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर जैसे मैं बैक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ही आपको डिस्प्ले में लेज़र ब्रेकअप मिल जाएगा। तो यहाँ पे लेज़र ब्रेकअप कर लिया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि भोपाल का कॉस्ट सेंटर भी दिखा रहा है और इंदौर का कॉस्ट सेंटर भी दिखा रहा है और सीहोर का कॉस्ट सेंटर भी दिखा रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि एक ही लेज़र को तीनों के लिए डिवाइड करके दिखा रहा है। ठीक है, तो ये लेज़र वाइज दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि भाई ये दिखा तो रहा है लेकिन कैसे दिखा रहा है, लेज़र वाइज, कैसे, तीनों कॉस्ट सेंटर में डिवाइड करके। और जैसे अगर मैं आप यहाँ से देखें तो दूसरा आपको मिलेगा यहाँ से ग्रुप ब्रेकअप।
तो ग्रुप ब्रेकअप में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे मैंने एक्सपेंसेस किए हुए हैं इनडायरेक्ट, तो मैं इस पे चला जाता हूँ, तो एंटर किया मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे, तो उस ग्रुप में आपको दिखा देगा। सिंपली अगर मैं कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस करता तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा देता हूँ, अगर मैं सेल्स अकाउंट से कुछ करता तो सेल्स अकाउंट पे दिखा रहा है। जैसे मैंने सेल्स अकाउंट से किया है तो ये सेल्स अकाउंट ग्रुप से दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको दिखाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आपको डिटेल मिल रही है कॉस्ट सेंटर की, किसके अकॉर्डिंग, कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग में मिल रही है, और लेज़र ब्रेकअप के अकॉर्डिंग में मिल रही है, और ग्रुप ब्रेकअप के अकॉर्डिंग में मिल रही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि रहेगा आपका आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल और पेबल। अब पहले ये समझ लीजिए आउटस्टैंडिंग होता क्या है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो भी रुके हुए रिसीवेबल और पेबल होंगे। हमारे कहने का मतलब यह है कि मैंने किसी को माल बेचा, ठीक है, अब उसने कहा कि ठीक है मैं उधार ले रहा हूँ, अब 1 महीने का उसने मेरे को टाइम दे दिया, तो मैंने 1 महीने की एक डेट डाल दी कि भैया 30 दिन बाद ये पैसे देगा। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि मेरा पैसा जो रुका हुआ है, या फिर मैंने किसी का पैसा रोक के रखा हुआ है। तो अब मैं कितना रोक सकता हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है और सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि 30 डेज का टाइम दे या 60 डेज का टाइम दे। अब आपको टैली कैसे याद दिलाएगा, या टैली में आपको कहाँ पर जाके देखना है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। फिर से मैं जा रहा हूँ टैली में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा टैली RP9। तो आपको करना क्या है, डिस्प्ले पे ही जाना है वापस, गेटवे ऑफ टैली में आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, और यहाँ आपको मिल जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ मिल जाएगा कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर पे आप इंटर करेंगे तो, सॉरी कॉस्ट सेंटर मैंने गलत बोल दिया, कॉस्ट सेंटर पे नहीं जाना है आपको, आउटस्टैंडिंग पे जाना है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए एक बार, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग में जाने के बाद ये पूछेगा पे रिसीवेबल या पेबल। तो पहले मैं आपको रिसीवेबल दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 या 3 मैंने बना के रखे हुए हैं। तो सिंपली रिसीव किससे होगा, सैलरी डेप्टर से, क्योंकि डेप्टर का मीन्स होता है देनदार, यानी वो पैसे देगा। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मोहित डेप्टर्स को पैसा चुकाएगा। अभी पेंडिंग अमाउंट है 25,000 रुपये, पार्टी का नेम ये है और रेफरेंस नंबर ये रहा, ठीक है। अब वो पैसा कब चुकाएगा, 1 मई को, यानी मैंने इसकी एंट्री करी थी 1 अप्रैल 2020 को, तो वो पैसा चुकाएगा 1 मई को, यानी कि 30 दिन अभी उसके पास हैं, ठीक है। और इसी तरीके से रोहित का भी है, 30 डेज का टाइम दिया। अगर मैं किसी को 2 महीने का टाइम दे देता तो ये जून में चला जाता, ठीक है, क्योंकि एंट्री मैंने अप्रैल में की है। उसके बाद अगर आप यदि पेबल से देखोगे तो यहाँ पे पेबल भी दिखा देगा। तो पेबल मतलब कि लेनदार, यानी कि सैलरी क्रेडिटर, क्रेडिटर को आप पे करोगे। तो यहाँ पे सैलरी डेप्टर मत ले लेना, सैलरी क्रेडिटर लेना। तो सैलरी क्रेडिटर को आपको यहाँ दिखाई देगा कि भाई 5,000 रुपये का माल इससे खरीदा मैंने, और ये इसका बिल नंबर है, ठीक है, और ये इसका बिल नंबर है। तो यदि मैं 5,000 रुपये 1 महीने में दूंगा तो ठीक है, वो मेरे को याद दिला रहा है, ठीक है। और लोकेश के भी मेरे को 6,000 रुपये देना है, वो भी 1 महीने में देना है, क्योंकि मैंने 1 अप्रैल को इनकी एंट्री करी है। तो ये होते हैं आउटस्टैंडिंग पेबल्स और रिसीवेबल, ठीक है। तो कभी ये कंफ्यूजन मत रखना। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो अभी रुका हुआ हो, ठीक है, यानी कि रुकी हुई है, पेंडिंग है, तो उसको आउटस्टैंडिंग बोला जाता है। तो आउटस्टैंडिंग, पेबल और रिसीवेबल ये होता है, और कॉस्ट सेंटर, ब्रेकअप, लेजर्स और ग्रुप का मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके।